कल्पना कीजिए, आसमान में उड़ता एक यात्री विमान, अंदर बैठे 100 से ज्यादा लोग, और अचानक दो नौजवान घोषणा करते हैं कि विमान अब उनके कब्जे में है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके हाथ में असली हथियार नहीं, बल्कि एक क्रिकेट बॉल और प्लास्टिक की खिलौना बंदूक थी। ये वह घटना थी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। ये कहानी है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 410 की उस अनोखी हाईजैकिंग की, जो करीब 13 घंटे तक चली और जिसमें 132 यात्रियों को बंधक बनाया गया था। लेकिन यह कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि इसे अंजाम दिया था भारत के ही दो युवकों ने, और उनका मकसद भी बेहद अलग था। सबसे अजीब बात यह रही कि फ्लाइट के अंदर किसी के साथ हिंसा नहीं हुई। यात्रियों को सिर्फ दो परेशानियां झेलनी पड़ी। पहली, यात्रियों को टॉयलेट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, और दूसरी, विमान के अंदर घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी माहौल डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। और कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो बाद में आया, जब इन हाईजैकर्स को कड़ी सजा मिलने के बजाय इन्हें राजनीति में जगह मिली और वे विधायक यानी MLA बन गए। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दो युवा विमान हाईजैक करने तक पहुंच गए, और किन परिस्थिति में वे विधायक बने, और क्या इस प्लेन हाईजैकिंग में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ था? तो चलिए रहस्य टॉक शो पर इस सच्ची कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1977 से। देश अभी अभी इमरजेंसी के दौर से निकला था। चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने। नई सरकार बनने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होने लगी। उन पर आरोप था कि रायबरेली चुनाव के दौरान प्रचार के लिए इस्तेमाल की गई जीपों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ, और इसमें उद्योगपतियों व सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। फिर आया 3 अक्टूबर 1977 का दिन। शाम करीब 4:45 पर इंदिरा गांधी के घर CBI पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों के बढ़ते विरोध के कारण उन्हें पहले भड़कल लेक गेस्ट हाउस ले जाने की योजना थी, लेकिन रास्ते में हालात बदले और अंततः उन्हें दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रखा गया। देश की राजनीति में यह एक अभूतपूर्व घटना थी, और इसी गिरफ्तारी ने आगे चलकर उस अजीब और अनोखी विमान हाईजैकिंग की जमीन तैयार की, जिसने पूरे भारत को हैरान कर दिया। तारीख थी 4 अक्टूबर 1977। दिल्ली की सर्द सुबह थी। अदालत के कमरे में असामान्य खामोशी पसरी हुई थी। सामने खड़ी थी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और पूरा देश सांस रोककर इस दृश्य को देख रहा था। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ, उसने राजनीति की दिशा ही बदल दी। मजिस्ट्रेट ने पुलिस से सीधा सवाल किया, गिरफ्तारी के सबूत क्या हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई ठोस सबूत पेश ही नहीं किया जा सका। मजिस्ट्रेट हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि बिना प्रमाण के एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना असामान्य है, और इसी के साथ सिर्फ 16 घंटे बाद इंदिरा गांधी को रिहा कर दिया गया। लेकिन यह रिहाई कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए तूफान की शुरुआत थी। इस घटना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्से की आग भड़का दी। इन्हीं कार्यकर्ताओं में दो युवा चेहरे थे। बलिया से 27 साल के भोलानाथ पांडे और लखनऊ से 28 साल के देवेंद्र पांडे, दोनों संजय गांधी के बेहद करीबी और यूथ कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भोलानाथ को भोला नाम भी संजय गांधी ने ही दिया था। दोनों की दोस्ती साल 1976 में संजय गांधी की एक सभा में हुई और समय के साथ मजबूत होती चली गई। फिर समय आगे बढ़ा और 1978 का साल आया। जनता पार्टी की सरकार अंदरूनी संघर्षों से जूझ रही थी और कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। राजनीतिक माहौल फिर से गर्म होने लगा। दिसंबर 1978 में लोकसभा के अंदर एक पुराना मुद्दा फिर उठाया गया। आरोप लगाया गया कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया था। मांग हुई कि उन्हें सस्पेंड कर जेल भेजा जाए। 8 दिसंबर 1978 को प्रस्ताव सदन में रखा गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हुई, जो कई दिनों तक चलती रही। फिर आया 19 दिसंबर 1978 का दिन। लगभग 15 घंटे की बहस के बाद वोटिंग हुई। परिणाम चौंकाने वाला था। 279 वोट प्रस्ताव के पक्ष में और 138 वोट विरोध में पड़े। फैसला साफ था कि इंदिरा गांधी को लोकसभा से निलंबित किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। यह भारतीय लोकतंत्र का अभूतपूर्व क्षण था। पहली बार एक पूर्व प्रधानमंत्री को सीधे तिहाड़ जेल भेजा गया। जैसे ही यह खबर फैली, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। यही वह उबाल था, वही राजनीतिक जुनून, जिसने कुछ लोगों को इतना आगे बढ़ा दिया कि वे जल्द ही एक ऐसी घटना को अंजाम देने वाले थे जिसे भारतीय विमानन इतिहास की सबसे अजीब हाईजैकिंग कहा जाएगा। भारत के कई शहरों में उस समय माहौल ऐसा था जैसे राजनीति सड़कों पर उतर आई हो। कहीं प्रदर्शन, कहीं तोड़फोड़,
गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लोकसभा की कमेटी ऑफ प्रिविलेज के चेयरमैन के घर पर हमला हुआ। जनता पार्टी के कर्नाटक और दिल्ली के दफ्तरों को निशाना बनाया गया और ग्वालियर में सांसद नारायण शेजवलकर के घर पर भी भीड़ पहुंच गई। देश में तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 20 दिसंबर 1978 शाम का वक्त था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 410 कलकत्ता से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। बीच में लखनऊ उसका निर्धारित ठहराव था। विमान में 132 लोग सवार थे और उनमें इमरजेंसी दौर के 2 पूर्व मंत्री A.K. सेन और धर्मवीर सिन्हा भी मौजूद थे। कॉकपिट में थे अनुभवी पायलट कैप्टन M.N. भट्टीवाला, जिनके लिए यह दिन किसी सामान्य ड्यूटी जैसा ही शुरू हुआ था। करीब 5 बजे के आसपास विमान लखनऊ पहुंचा। यहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। लखनऊ से 2 नए यात्री विमान में चढ़े। दोनों का पहनावा अलग सा था। एक लंबा चौड़ा युवक कुर्ता पायजामा और दाढ़ी में था और दूसरा कम कद का धोती टी शर्ट और तलवार कट मूंछों वाला था। दोनों ने नेहरू जैकेट पहन रखी थी। वे जाकर 15वीं पंक्ति की सीटों पर बैठ गए। कुछ ही मिनट बाद विमान ने दिल्ली के लिए फिर उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे, क्रू अपने काम में व्यस्त था। लेकिन जैसे जैसे विमान पालम एयरपोर्ट के करीब पहुंचने लगा, माहौल अचानक बदलने वाला था। दिल्ली पहुंचने से लगभग 15 मिनट पहले वो दोनों यात्री धीरे धीरे अपनी सीटों से उठे और सीधे कॉकपिट की ओर बढ़ने लगे। यही वह पल था जब एक सामान्य उड़ान अचानक भारत की सबसे अजीब हाईजैकिंग में बदलने वाली थी। कॉकपिट के दरवाजे के बाहर खड़े फ्लाइट अटेंडेंट GB डे को उस समय जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में पूरी उड़ान की दिशा बदलने वाली है। दोनों यात्रियों ने उनसे शांत स्वर में कहा, क्या हम कॉकपिट देख सकते हैं? उस द्वार में यह असामान्य बात नहीं थी, इसलिए डे ने कहा कि वे कैप्टन से पूछकर बताते हैं। लेकिन जैसे ही कॉकपिट का दरवाजा खुला, दोनों युवक अचानक धक्का देकर अंदर घुस गए और उन्होंने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यात्रियों को समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही क्षणों में विमान के अंदर खामोश डर का माहौल फैल चुका था। कॉकपिट के अंदर पहुंचते ही उन्होंने कैप्टन M.N. भट्टीवाला से कहा, यह विमान अब हाईजैक हो चुका है, इसे नेपाल ले चलो। कैप्टन ने शांत रहते हुए समझाया कि विमान में इतना ईंधन नहीं है कि वह नेपाल तक जा सके। तभी एक युवक ने पिस्टल निकालकर कैप्टन के सिर पर तान दी और दूसरे ने हैंड ग्रेनेड दिखाया। स्थिति अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गई। कैप्टन ने फिर समझाने की कोशिश की, विमान की रेंज सीमित है और फिलहाल वह सिर्फ दिल्ली तक पहुंचने लायक ईंधन लेकर उड़ रहा है। कुछ बहस के बाद हाईजैकर्स ने कहा, ठीक है तो बांग्लादेश ले चलो, लेकिन यह भी संभव नहीं था। आखिरकार उन्होंने कहा, पटना चलो। तभी विमान के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कैप्टन की आवाज गूंजी, मैं आपका कमांडर बोल रहा हूँ, हमारे विमान को हाईजैक कर लिया गया है और हम पटना की ओर जा रहे हैं। लेकिन हाईजैकर्स खुद भी असमंजस में थे। 2 मिनट बाद ही नया निर्देश आया, पटना नहीं बनारस चलो। यहीं से इस घटना का सबसे अनोखा हिस्सा शुरू हुआ। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर अब दोनों युवकों ने खुद बोलना शुरू किया। उन्होंने अपनी पहचान बताई, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे, और कहा कि वे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने यात्रियों को भरोसा दिलाया, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, यह पूरी तरह अहिंसक कार्रवाई है। फिर उन्होंने अपनी मांगे रखी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर लगे सभी केस वापस लिए जाएं और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस्तीफा दें। इसके बाद विमान के अंदर राजनीतिक नारे गूंजने लगे, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, संजय गांधी जिंदाबाद। दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होने लगी, यात्रियों का डर थोड़ा कम होने लगा। कुछ लोग तो तालियां भी बजाने लगे, खासकर इसलिए क्योंकि विमान में इमरजेंसी दौर के 2 पूर्व कांग्रेस मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन यह राहत सिर्फ ऊपर ऊपर की थी, क्योंकि आसमान में उड़ते उस विमान के अंदर 2 युवक एक खिलौना सी लगने वाली योजना और पूरी राजनीति का दबाव मिलाकर एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा। प्लेन अब वाराणसी लैंड कर चुका था। रात गहराती जा रही थी और वाराणसी एयरपोर्ट के एक कोने में खड़ा वह विमान अब किसी उड़ान से ज्यादा एक बंद कमरे में बदल चुका था, जहां 132 लोग इंतजार और अनिश्चितता के बीच फंसे हुए थे। जब विमान वाराणसी पहुंचा तो पायलट ने उसे रनवे से हटाकर एक किनारे खड़ा कर दिया। अब दोनों हाईजैकर्स ने नई मांग रखी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव को यहाँ बुलाया जाए। मुख्यमंत्री ने पहले आने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तक खबर पहुंच चुकी थी। उन्होंने खुद फोन कर कहा, यह सिर्फ राजनीति नहीं, लोगों की जान का सवाल है, आपको जाना होगा। आखिरकार मुख्यमंत्री IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के साथ एक विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। उस समय रात के करीब 1 बजे थे, यानी हाईजैकिंग को लगभग 7 घंटे हो चुके थे।
अब बातचीत शुरू हुई। हाईजैकर्स ने अपनी मांगें दोहराई। मांग नंबर 1, मोरारजी देसाई तुरंत इस्तीफा दें। नंबर 2, इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर लगे सभी आरोप हटाए जाएं और उन्हें रिहा किया जाए। नंबर 3, एयरपोर्ट लाउंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था हो। और नंबर 4, ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी कार्रवाई की घोषणा की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी एक शर्त रखी कि पहले महिलाओं और विदेशी यात्रियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन हाईजैकर्स इसके लिए तैयार नहीं हुए। धीरे धीरे पूरी रात गुजर गई। सुबह के करीब 6 बज चुके थे। विमान के अंदर हालात बिगड़ने लगे थे। पानी खत्म हो चुका था, बच्चे रो रहे थे और कई यात्री घुटन महसूस कर रहे थे। लगातार 12 घंटे से लोग उसी विमान में बंद थे। जब यात्रियों ने बार बार कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो तब आखिरकार हाईजैकर्स नरम पड़े। उन्होंने विमान का एक दरवाजा खोलने की अनुमति दे दी ताकि अंदर की घुटन कम हो सके। यह छोटा सा फैसला यात्रियों के लिए राहत था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह वही मोड़ बनने वाला है जहां से इस अजीब हाईजैकिंग की कहानी अचानक खत्म होने की ओर बढ़ेगी। सुबह की हल्की रोशनी रनवे पर फैल रही थी और उसी रोशनी के साथ इस अजीब हाईजैकिंग का सबसे अप्रत्याशित मोड़ सामने आने वाला था। कैप्टन भट्टीवाला ने हाईजैकर्स की अनुमति से विमान का पीछे वाला इमरजेंसी गेट खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कई यात्री जो घंटों से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, एक एक कर विमान से कूदकर रनवे की ओर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में विमान आधा खाली हो गया। अब अंदर करीब 60 लोग ही बंधक बचे थे। इन्हीं यात्रियों में एसके मोदी नाम के एक व्यक्ति ने मौका देखकर खुद ही पीछे का दरवाजा खोल लिया और बाहर निकल गए। ये दृश्य किसी फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन असलियत में यह 132 जिंदगियों से जुड़ा बेहद गंभीर संकट था। अगर उस समय कैप्टन घबरा जाते तो हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकते थे। 12 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था और थकान अब सबके चेहरों पर दिख रही थी। इसी दौरान प्रशासन ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने एक सरकारी डॉक्टर जेडी पांडे को बुलाया, जो संयोग से हाईजैकर देवेंद्र पांडे के पिता थे। सरकार को उम्मीद थी कि भावनात्मक अपील काम कर सकती है। जब पिता की बात देवेंद्र से कराई गई तो माहौल अचानक बदल गया। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों हाईजैकर्स ने आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। 21 दिसंबर 1978 सुबह लगभग 6:40 बजे, करीब 13 घंटे बाद यह हाईजैकिंग खत्म हो गई। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब तलाशी ली गई। जिसे हैंड ग्रेनेड समझा जा रहा था, वह दरअसल काले कागज और धागे में लिपटी एक क्रिकेट बॉल निकली। और जो पिस्टल दिखाई गई थी वह प्लास्टिक की खिलौना बंदूक थी। यानी पूरी हाईजैकिंग नकली हथियारों के दम पर की गई थी और विमान में मौजूद किसी भी यात्री या क्रू को इसका अंदाजा नहीं हुआ। बाद में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उन्होंने लगभग 9 महीने जेल की सजा काटी। दिलचस्प बात यह रही कि हाईजैकिंग के सिर्फ 5 दिन बाद 26 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी को भी जेल से रिहा कर दिया गया। संसद में इस घटना पर लंबी बहस हुई। कुछ कांग्रेस नेताओं ने पहले इस घटना से दूरी बनाई, लेकिन फिर स्वीकार किया कि दोनों युवक यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। कुछ नेताओं ने इसे मजाक जैसा विरोध भी कहा। तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि देश भाग्यशाली रहा क्योंकि पायलट ने संयम नहीं खोया। अगर ऐसा होता तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते थे। और इसी तरह भारतीय इतिहास की यह सबसे अनोखी विमान हाईजैकिंग खत्म हुई, जहां हथियार नकली थे, मकसद राजनीतिक था। और पूरी घटना आज भी यह याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़े संकट भी समझदारी और धैर्य से टल जाते हैं। कभी कभी इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सजा की कहानी बनने के बजाय किसी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत बन जाती है। यह हाईजैकिंग भी कुछ वैसी ही साबित हुई। हाईजैकिंग के बाद भले ही मामला संसद तक पहुंचा और बहसें लंबी चली, लेकिन भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे के जीवन की दिशा बदल चुकी थी। कहा जाता है कि समय के साथ इंदिरा गांधी भोलानाथ पांडे को बेटे जैसा स्नेह देने लगी थी। इतना ही नहीं, हाईजैकिंग के लगभग 1 महीने बाद जब भोलानाथ पांडे के बेटे का जन्म हुआ तो उसका नाम भी इंदिरा गांधी ने रखा। फिर आया साल 1980। भारतीय राजनीति ने एक और करवट ली और इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। सत्ता में लौटने के बाद दोनों हाईजैकर्स पर लगे आरोप हटा दिए गए। उसी साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस ने भोलानाथ पांडे को बलिया की दोआबा सीट से टिकट दिया। जब वे नामांकन भरने पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ और नारों से माहौल गूंज उठा। चुनाव हुआ और भोलानाथ पांडे जीत गए। वे 1980 और 1989 में 2 बार विधायक बने। दूसरी ओर देवेंद्र पांडे को जौनपुर की जयसिंहपुर सीट से टिकट मिला। उन्होंने भी जीत हासिल की और 1980 तथा 1985 में विधायक बने। जिस घटना को कभी कानून व्यवस्था की चुनौती माना गया था,
वही घटना दोनों के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। संजय गांधी के निधन के बाद भोलानाथ पांडे राजीव गांधी के भी करीबी सहयोगियों में गिने जाने लगे और कई दौरों में उनके साथ दिखाई देते थे। समय के साथ कहानी इतिहास बन गई। 24 सितंबर 2017 को देवेंद्र पांडे का निधन हुआ और 23 अगस्त 2024 को भोलानाथ पांडे ने भी अंतिम सांस ली। इस तरह एक विमान हाईजैकिंग से शुरू हुई यह कहानी अंत में राजनीति के गलियारों तक पहुंच गई, जहां दो युवकों का विरोध प्रदर्शन उन्हें सत्ता के दरवाजों तक ले गया और भारतीय राजनीति को एक ऐसी घटना दे गया जिसे आज भी सबसे अनोखी हाईजैकिंग के रूप में याद किया जाता है। वैसे आप क्या सोचते हैं कि यह प्लेन हाईजैक किसके इशारे पर हुआ? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।